यस, पद्य भाग का चैप्टर 3 पथिक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इससे पहले वाला हमने पढ़ लिया था लास्ट ऑनलाइन क्लास में। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में क्या है कि जो नायक है इस पार्ट का वो पथिक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा है, प्रकृति की सुंदरता पर मोहित हो रहा है, ठीक है। और उसकी जो प्रियतमा है, उसकी जो प्रेमिका है, उसको प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहा है। यहाँ पर आगे कवि कह रहा है कि जब गंभीरतम तम मतलब क्या है, अंधेरा, ठीक है। अर्धनिशा मतलब आधी रात में। पथिक यहाँ पर कह रहा है कि जब आधी रात होती है, ठीक है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जग मतलब संसार, तो जब आधी रात होती है, चारों ओर, तब मतलब चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, और जो ये जग है, जो ये संसार है, वो इस अंधेरे में छिप जाता है, ठीक है। पहली लाइन का अर्थ हम क्या करेंगे, अर्धनिशा मतलब जब आधी रात हो जाती है, तब मतलब अंधेरा, और घना अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, और जो ये सारा संसार है वो उस अंधेरे में छिप जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब क्या होता है, आकाश रूपी छत पर तारे बिखर जाते हैं, और उस रात्रि में आकाश में चमकते हुए तारे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर प्रतीत होते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब क्या होता है कि आकाश रूपी छत पर तारे बिखर जाते हैं, और अंधेरे में आकाश में चमचमाते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही मनोहर लगते हैं। तीसरी लाइन का अर्थ है सस्मित वदन। सस्मित वदन मतलब सुंदर बदन, ठीक है। और सस मतलब मुस्कान, मुस्कुराना। जगत का स्वामी कौन है यहाँ पर, सूर्य। मृदु मतलब क्या होता है, धीरे, धीमी, ठीक है। तब कह रहे हैं कि तब संसार का स्वामी सूर्य, संसार के स्वामी सूर्य के मुख पर हंसी बिखर जाती है, वो मुस्कुराने लगता है, और मृदु गति से आता है और धीमी गति से चलने लगता है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो संसार का स्वामी है वो आकाश में वापस उदय होने के लिए क्या करता है, आधी रात में क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, संसार छिप जाता है, तारे टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए बहुत ही मनोहर लगते हैं। तब क्या होता है, सूर्य प्रसन्न वदन हो जाता है, उसका बदन जो है, शरीर जो है प्रसन्न हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है, और फिर वो धीरे धीरे चलकर आता है। फिर आगे कह रहे हैं कि तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। गगन गंगा मतलब आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर सूर्य बहुत ही मीठी वाणी में, बहुत ही मधुर वाणी में गीत गाने लगता है, ठीक है। चारों लाइनों में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। और बाकी किसी को पूछ सकते हो, किसी को यदि समझ में नहीं आया है, तो कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो पूछिए, ये आगे चलो आगे। यस मैम। ठीक, यस मैम। फिर क्या है कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। पथिक अपनी प्रिया से, अपनी प्रियतमा से या अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि रात में क्या होता है, आकाश में तारे चमचमाने लगते हैं, सूर्य धीमी गति से आने लगता है, मुस्कुरा देता है, तो प्रकृति के इस सुंदरता को देखकर, ठीक है, प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर उससे मुग्ध होकर आकाश में चंद्रमा हंसने लगता है। विहस मतलब क्या है, हंसने लगता है। क्या कह देंगे हम यहाँ पर कि प्रकृति की
मनोहारी सुंदरता से मुग्ध होकर चंद्रमा आकाश में हंसने लगता है। ठीक है, क्लियर सबको फर्स्ट लाइन? हाँ बोलो। विमुग्ध मतलब मोहित होना, आकर्षित होना। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई? यस मैम। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और जंगल में, वन में क्या होता है? जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो विभिन्न प्रकार के पत्तों से, फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। मतलब उनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर क्या होता है? नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलने लगते हैं। तो पथिक ने क्या कहा है कि वन में, ठीक है, वन में जो पेड़ है वो विभिन्न पत्तों से, विभिन्न फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ा लेते हैं, और प्रकृति की जो सुंदरता है वो और मनोहर हो जाती है। तीसरे में कह रहे हैं कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फिर क्या होता है कि जो पक्षी है वो क्या करते हैं? प्रकृति की उस सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और वो अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर पक्षी अपनी खुशी पर नियंत्रण नहीं रख पाते और चहक उठते हैं, मतलब उस सुंदरता पर मुग्ध होकर मधुर बोली में चहचहाने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। आई बात सबके समझ में? तीसरी लाइन सबको समझ में आई? वापस देख लो। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, कि प्राकृतिक सुंदरता को देखकर जो पक्षी है वो अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण नहीं रख सकते और मुग्ध होकर, उस पर मोहित होकर बहुत ही मधुर स्वर में चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और जो फूल है वो सुख की सांस लेते हैं और आनंद के साथ अपनी सुगंध को, अपनी महक को चारों तरफ बिखरा देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? फूल सांस लेकर सुख की, मतलब फूल सुख की सांस लेते हैं और अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखरा देते हैं, मतलब उसकी सुगंध से जो वन है वो महकने लगता है। क्लियर? 4 लाइनें सबको? यस मैम। सबके? ठीक, ओके। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचा, ठीक है, गिरी मतलब क्या है? पर्वत, सानु मतलब समतल भूमि, समान भूमि, ठीक है ना, एक समान। घने कुंज मतलब घने वृक्ष। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इस प्रकृति की सुंदरता को पथिक देख रहा है और अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि जंगल, बगीचे, पर्वत, समतल भूमि और घने कुंजों में बादल बरस पड़ते हैं, आकाश से बादल बरस पड़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि हे प्रियतमा, देखो जंगल में, बगीचे में, पर्वत पर और समतल भूमि पर जो बादल हैं, आकाश में जो बादल हैं, वो इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर बरस पड़ते हैं, बरस जाते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पथिक यहाँ पर कह रहा है कि ये दृश्य जो है इतना मनोहर है। ठीक है, कौन सा दृश्य मनोहर है? कि सब जगह बरसात हो रही है, ठीक है, बहुत हरियाली फैली हुई है, मतलब पेड़ जो है वो पत्तों से, फूलों से लद गए हैं, चारों तरफ महक रहा है, जंगल जो पूरा है महक रहा है, सुगंध फूलों की बिखर रही है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रकृति की जो ये दृश्य है वो अत्यंत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है, और इसकी मोहकता, इसका आकर्षण इतना प्रबल है कि जो पथिक है वो आत्म प्रलय होता है, मतलब पथिक उस सुंदरता में लीन हो जाता है, उस सुंदरता में खो जाता है। ठीक है, नयन नीर झड़ते हैं और उसकी आंखों से, नीर मतलब जल, ठीक है, झड़ते मतलब गिरते, और उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगते हैं।
ठीक है, दोनों लाइन वापस देखो। पथिक अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि हे प्रेमी है, मतलब हे प्रिय, जंगल, बगीचे, पर्वत और समतल भूमि और घने कुंजों में, ठीक है, आकाश से बादल इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर बरस पड़ते हैं। और ये दृश्य इतना मनोहर होता है, इतना मोहित करने वाला होता है, और इसकी मोहकता जो है, इसका जो आकर्षण है वो इतना प्रबल है कि मैं उस सुंदरता में तल्लीन हो जाता हूँ और मेरी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगते हैं। फिर आगे कह रहा है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। यहाँ पर कवि या जो पथिक है वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों, तटों मतलब समुद्र के किनारों, तृण मतलब तिनकों, तरु मतलब वृक्ष, गिरि मतलब पर्वत, नभ मतलब आकाश, किरण मतलब सूर्य और चंद्रमा की किरणें, जलद मतलब बादल, ठीक है, विश्व विमोहिनी मतलब इस संसार को मोहित करने वाली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों, समुद्र के किनारों, तिनकों, पर्वत, आकाश और सूर्य चंद्रमा की किरणों और बादलों पर, ठीक है, इस प्रकृति की संसार को मोहित करने वाली, ठीक है, संसार को मोहित करने वाली सुंदर प्रेम कहानी ये लिखी हुई है। ये मधुर कहानी मतलब सुंदर प्रेम कहानी लिखी हुई है। तुम उस प्रेम कहानी को पढ़ो, मतलब पढ़कर देखो, उसका अनुभव करो, उसको महसूस करो। ठीक है, इन दो लाइनों का अर्थ एक साथ चलेगा, क्या चलेगा वापस देख लो। हे प्रिय, समुद्र की लहरों, समुद्र के किनारों, तिनकों, वृक्षों, पर्वतों, आकाश, सूर्य और चंद्रमा की किरणों पर, बादलों पर, इस प्रकृति की विश्व को मोहित करने वाली, इस संसार को मोहित करने वाली सुंदर प्रेम कहानी लिखी हुई है। तुम उसको पढ़कर देखो और उसका अनुभव करो, उसको महसूस करो। आगे चारों लाइन सबके समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है। कुंज का क्या मतलब होता है? घने वृक्ष, वृक्ष जो है छोटे छोटे हैं और घने हैं, उसको कुंज कहते हैं। ठीक है, आगे है कि आगे कह रहा है कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। पथिक यहाँ पर अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि संसार में, प्रकृति के बीच एक अव्यक्त मतलब बिना बताया हुआ एक प्रेम व्यापार चलता रहता है। ठीक है, प्रकृति में क्या है? अव्यक्त प्रेम व्यापार चलता रहता है। और जो ये प्रेम व्यापार है, जो ये प्रेम कहानी है, वो बहुत ही मधुर, मनोहर, उज्जवल, उज्जवल मतलब पवित्र और निष्कलंक है। निष्कलंक मतलब जिसमें कोई भी दाग धब्बा ना हो। तो हम क्या लिखेंगे? यदि हम व्याख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हे प्रिय, प्रकृति के बीच एक अव्यक्त प्रेम व्यापार सदा चलता रहता है। और हम कह सकते हैं कि और जो ये प्रेम कहानी है या ये प्रेम व्यापार है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मनोहर है और बहुत ही पवित्र तथा निष्कलंक है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जी में है कि मेरा जी ये चाहता है अक्षर बन इस प्रेम कथा के, इस प्रेम कहानी के मैं जो है अक्षरों का रूप धारण करूं। इस प्रेम कहानी के अक्षर बन मतलब अक्षरों का रूप धारण करूं, इसके बनूं विश्ववाणी, और इस प्रेम कहानी को, इस प्रेम कहानी के द्वारा विश्व की वाणी बन जाए, मतलब मैं संसार की वाणी बनूं। अर्थात क्या है कि कवि अपने शब्दों में इस प्रेम कहानी को, इस संसार को सुनाना चाहता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरा जी चाहता है कि मैं इस प्रेम कथा के अक्षर बनकर इस संसार की वाणी बन जाऊं। ठीक है, इस संसार की वाणी बन जाऊं। आशय क्या है कि वो इस प्रेम कहानी को, प्रकृति की इस मधुर प्रेम कहानी को इस संसार को सुनाना चाहता है, संसार को बताना चाहता है कि प्राकृतिक सुंदरता को देखो, ठीक है ना, उसको महसूस करो, उसका अनुभव करो और उसमें खो जाओ।
आई बात समझ में? फिर कह रहा है कि स्थिर पवित्र जो प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है, वो क्या है? स्थायी है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित मतलब आनंद प्रदान करने वाली है, और हमेशा सदा शांति और सुख देने वाली है। जब भी हम, ये तुम खुद, मैं ऐसे बता रही हूँ, व्याख्या नहीं बता रही, कि जब भी हम बहुत ही किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, हरे भरे पेड़ देखते हैं, हरियाली देखते हैं, बहुत सुंदर खिले हुए फूल देखते हैं, तो उनको देखकर हमारा जो मन है एक अलग ही खुशी महसूस करता है, ठीक है ना, उसमें खो जाना चाहता है, सोचते हैं अरे वाह कितना सुंदर दृश्य, कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितनी हरियाली छाई हुई है, कैसे पक्षी चहक रहे हैं। आई ना बात समझ में? तो कवि संसार को यही बताना चाह रहा है कि जो प्रकृति की सुंदरता क्या है? स्थायी है, हमेशा रहती है, ठीक है, बहुत ही पवित्र है, आनंद देने वाली है, और हमेशा शांति और सुख भी देने वाली है। प्रकृति की सुंदरता के बीच मनुष्य शांति महसूस करता है, उसके सारे ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं, भले कुछ क्षण के लिए हो पर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ये जो प्रकृति सुंदरता है वो सुख देने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। आहा आहा, प्रेम का राज्य, इस प्रकृति में जो प्रेम चलता रहता है, जो प्रेम व्यापार चलता रहता है, वो बहुत ही सुंदर है, अतिशय सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, अति सुंदर है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम फिर से हाँ, ठीक है, ये समझ लिया था, इसमें तो सारी आवाज आ गई थी ना चारों लाइनों में? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताओ कि प्रकृति की प्रेम कहानी हम किसको कह सकते हैं? प्रकृति की प्रेम कहानी हम किसको कह सकते हैं? बता सकते हो कोई? कोई बता सकता है? देखो, प्रकृति के प्रेम क्या कहानी क्या है? प्रकृति में जो क्रियाएं चल रही है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय होना, समुद्र की लहरों का उठना गिरना, फूलों का खिलना, पक्षियों का कलरव करना, ठीक है ना, आकाश से पानी बरसना, बादल बरसना, ये सब चीजें क्या है? ये प्रकृति की प्रेम कहानी है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें प्रकृति की प्रेम कहानी है। आ गई बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। और प्रकृति की प्रेम कहानी कैसी है? संसार को मोहित करने वाली, ठीक है, शांति देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, पवित्र, उज्जवल, मनोहर, मधुर, ठीक है ना, ये प्रकृति की प्रेम कहानी ऐसी है। प्रकृति की, मान लो क्वेश्चन आ जाए, प्रकृति की प्रेम कहानी किसे कहते हैं? तो प्रकृति की प्रेम कहानी किसे कहते हैं? बादलों का बरसना, सूर्य चंद्रमा का उदय होना, पक्षियों का कलरव करना, पुष्पों का खिलना, सुगंध का बिखरना, ये सब चीजें क्या है? प्रकृति की प्रेम कहानी है। और ये प्रेम कहानी कैसी है? ये प्रेम कहानी स्थायी है, पवित्र है, संसार को मोहित करने वाली है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। आई बात सबके समझ में? पथिक जो किस पर मोहित है? पथिक किस पर मोहित है? जल्दी बताओ, पथिक किस पर मोहित है? आवाज आ रही है ना सबको? क्या हुआ पायल, किस पर मोहित है? प्रकृति पर। तो इतने देर बोलने में जोर आ रहा था क्या? प्राकृतिक सुंदरता पर। किस पर मोहित है? प्राकृतिक सुंदरता पर।
ठीक है, किस पर मोहित है? प्राकृतिक सुंदरता पर। ओके चलो, आज का अपना चैप्टर यही खत्म हो गया है, बाकी कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम।